सभी को प्रणाम। डे 51 वाङ्मय नंबर 63 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण के अंतर्गत आज का शीर्षक है संतान के व्यक्तित्व का आरंभ। यानी संतान जो है हमारी जिसको होता है धीरे धीरे कैसे उनका व्यक्तित्व का निर्माण कब से कैसे होता है, उस सिचुएशन में एक एज ए मदर फादर हमें क्या करना चाहिए, इसमें देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। फ्रांस के राजतंत्र की स्वेच्छार्थी और निरंकुशता के विरुद्ध वहां की जनता ने सन 1789 ईस्वी में आवाज उठाई। जन क्रांति हुई और कर्तव्य विमुख स्वार्थ लोलुप सम्राट को फांसी की सजा दी गई। तदनुसार वहां के क्रांतिकारी नेताओं ने शासन सूत्र अपने हाथ में ले लिया, लेकिन स्थिति अभी निरापद नहीं हुई थी। आसपास के देशों और राज्यों में सत्तासीन राजाओं को फ्रांस का यह घटनाक्रम असह्य लगा। जनता की चेतना और शक्ति का आदर्श उदाहरण कहीं आपने अपने देश की प्रजा को भी जागरूक न बना दे, इसलिए उन्होंने जनतांत्रिक फ्रांस के दमन की सम्मिलित योजना बनाई। जनता जब वहाँ की जाग गई फ्रांस की, और हम लोग भी जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति हुई थी तो जनता कैसे जन आंदोलन की थी, तो उसको दमन बनाने की सम्मिलित योजना भी बनाई। आसपास के सभी स्वेच्छाचारी शासकों ने मिलकर फ्रांस पर हमला बोल दिया। कुछ समय पूर्व ही जन क्रांति के कारण फ्रांस अपनी सुरक्षा व्यवस्था सशक्त बना भी नहीं पाया था। इस अनपेक्षित आक्रमण का सामना करना पड़ा। सैनिकों ने गांववासियों और नगरवासियों पर पाशविक अत्याचार किए। नागरिक विदेशी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए घरों से बाहर निकल पड़े। देशभक्तों ने जीतेंगे या मर जाएंगे की शपथ ली और अपने स्त्री बच्चों को यथास्थिति में छोड़कर विदा हो गए। यानी कि सब लोगों ने जो क्रांति की बिगुल फूकी, तो किसी ने मतलब भवबंधन मोह माया में नहीं रहा, अपने घर परिवार के प्रति आसक्तता नहीं रही, बल्कि सबके अंदर एक वो जो देश प्रेम की शक्ति होती है वो जाग गई। इसीलिए सब लोगों ने शपथ ली कि या तो जीतेंगे या तो मर जाएंगे। इधर सैनिकों ने गांव के गांव उजाड़ डाले। घरों की महिलाएं अपनी रक्षा के लिए जंगलों में भाग गई। इन भागी हुई औरतों में से कोर्सिका द्वीप की निवासिनी एक महिला गर्भवती थी। गर्भवती होने के कारण वह दूर जंगल में सुरक्षित स्थान पर पहुंच नहीं पाई, इसलिए समीप पहाड़ी इलाके में ही उसे शरण लेनी पड़ी। चारों ओर से तोपों की गड़गड़ाहट, बंदूकों की आवाज, कदम ताल करते सैनिकों की पदचाप सुनाई देती थी। दिन भर उसकी स्मृति इन्हीं दृश्यों से भरी रहती थी। वो कभी सोचती कि काश इन नर पिचासों से बदला लेने के लिए वह भी हाथ में शस्त्र अस्त्र लेकर मुकाबला कर सके। शरीर की विवशता और प्रतिरोधक क्षमता के अभाव में वो अपनी इस इच्छा को मूर्त रूप तो नहीं दे पा सकी, परंतु दिन रात हृदय में उमड़ने वाले भावों और संकल्पों ने गर्भस्थ शिशु को प्रभावित किया। और जब बच्चे ने जन्म लिया तो आगे चलकर गर्भकाल के संस्कार ही विकसित होकर उसके संपूर्ण जीवन और व्यक्तित्व पर छाए रहे। इस घटनाक्रम से यह पता चलता है कि माँ जैसा सोचती है वैसा उसका बच्चा का निर्माण होता है। माँ जो जैसे जंगल में जिस अवस्था में रह रही थी और जो सैनिकों से घिरी हुई थी, और उसके मन में भी बदला लेने की भावना, प्रतिरोध करने की भावना उठती थी, लेकिन वो मजबूर थी, नहीं कर पाती थी। लेकिन उसका कहीं ना कहीं उसकी उस भावना जो है बच्चे के गर्भस्थ शिशु है उसके मतलब उसमें मैनिफेस्ट होने लगे। आसपास के वातावरण से गर्भवास में प्रभावित होने वाला वह बालक नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से विख्यात हुआ। गर्भवास में प्रभावित होने वाला वह बालक वही नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से विख्यात हुआ। इस साहसी वीर पुरुष का जीवन युद्ध और संघर्षों में ही बीता। लगातार दिन रात घोड़े की पीठ पर बैठे रहना और शत्रु को मुकाबला करना उसके लिए सहज था। कहने का तात्पर्य यह है कि गर्भिणी की मनोअवस्था का शिशु पर असंदिग्ध रूप से प्रभाव पड़ता है। कितनी बड़ी मतलब ये आज मुझे भी पता चला इस बारे में कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है, और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट का गर्भस्थ स्थिति में ही उसकी माँ की मनोस्थिति का प्रभाव किस तरह पड़ा, इसका हम सकारात्मक प्रभाव आगे चल के नेपोलियन बोनापार्ट की वीरता के रूप में देखते हैं, जो कहता है कि हमारे डिक्शनरी है उसमें मूर्ख नाम का कोई शब्द है ही नहीं और हार नाम की भी कोई शब्द नहीं यार। वही नेपोलियन के बारे में हम लोग आगे जानते हैं कि कैसे उसने आल्प्स पर्वत को सैनिकों को पार करवा दिया था, जिसको पार करना काफ़ी कठिन था, दुरूह था, लेकिन उस दुर्गम पहाड़ियों को भी पार किया था। साहसी और वीर संतान के लिए माता को अपनी भाव भूमिका उस काल में उसी प्रकार की रखनी चाहिए। कहा जा सकता है कि वे परिस्थिति तो सभी के लिए उपलब्ध और संभव नहीं है।
मूल बात परिस्थितियों से संबंधित नहीं है, वह तो मनोभूमि की स्थिति और अंतर्वस्था का प्रभाव है जो शिशु को तदनुरूप व्यक्तित्व प्रदान करता है। परिस्थितियां मात्र सहायक होती है, आधार नहीं। परिस्थितियों के बारे में बताया जा रहा है कि अब जैसे नेपोलियन बोनापार्ट की माँ की जो स्थिति परिस्थितियों को झेलना पड़ा, वैसे तो कोई संभव नहीं है कि सबको वही मिले, लेकिन जो भी स्थिति है उसमें अगर माँ सकारात्मक रहती है, अच्छा सोचती है, पॉजिटिव सोचती है, तो वो उसके गर्भस्थ बालक पे प्रभाव पड़ते हैं। फिर भी वातावरण के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। गर्भवती स्त्री जैसे वातावरण परिस्थितियों में रहेगी, उनके संपर्क की प्रतिक्रिया तो असमय होगी। इसलिए संसार भर के बुद्धिजीवियों ने तथा मनुष्यों ने श्रेष्ठ संतति के लिए गर्भिणी की दिनचर्या से लेकर मन स्थिति, भाव, भूमिका और हृदयावस्था की ओर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया है। मतलब ये जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हमारे जितने भी बुद्धिजीवी और मनीषी थे, सब ने कहा कि गर्भिणी की दिनचर्या इस तरह की तदनुकूल और अनुकूल होनी चाहिए जिससे उसके भाव भूमिका, जो उसके जो अंदर के भाव शरीर है, अंदर के जो मन स्थिति है, वो हृदय की अवस्था है, चाहे जो भी हो, सब पे विशेष ध्यान वो दे और वो हमेशा सकारात्मक सोचे। तो गर्भिणी के गर्भस्थ बालक जो होता है उस पर गर्भिणी के मन स्थिति का प्रभाव सकारात्मक पड़ता है। गर्भिणी के आसपास का वातावरण उसके स्वजन तथा परिवार के सदस्यों से ही विनिर्मित होता है। अच्छी संतान के लिए स्थान बदलने या किसी सुंदर और सुरम्य प्राकृतिक छटाओं में रहने की बात न तो सुविधाजनक है और न ही व्यवहारिक। फिर घर के लोगों से दूर चले जाने पर शिशु के पलायनवादी या असामाजिक बनने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए उचित यही है कि माँ बनने जा रही स्त्री के निकट संपर्क में रहने वाले लोग ही ऐसा वातावरण निर्मित करें जिससे गर्भिणी प्रसन्न, उत्साहित, आदर्श और स्निग्ध भाव की बनी रहे। मतलब हम सब भी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अगर गर्भिणी को दूर कहीं सुरम प्राकृतिक छटाव में रहने की बात न तो सुविधाजनक है, न ही व्यवहारिक। अगर वो घर परिवार में ही रहकर जो उसके अंदर एक जो तारमता बैठाने की बात होती है, तो उससे कहीं ना कहीं वो गर्भस्थ शिशु पे भी, बालक पर प्रभाव पड़ता है और वो भी उसके अंदर भी सामाजिकता के संस्कार उभरते हैं। तो इसलिए गर्भिणी को जो घर के वातावरण है उसमें रहने के लिए प्रसन्नचित और उत्साहित वातावरण को बनाए रखना चाहिए। शरीर पर विशेष भार पड़ने से उन दिनों महिलाओं विशेष संवेदनशील हो जाया करती है, वैसे ही स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक भाविक होती है। इसलिए परिजनों को उन दिनों विशेष रूप से यह सावधानी रखनी चाहिए कि गर्भवती स्त्री परिवार की समस्याओं और स्वजनों के संबंध तथा अनिश्चित घटनाओं के कारण खिन्न न हो। इसके लिए यही किया जा सकता है कि ऐसी बातों की सूचना और चर्चा गर्भिणी से ना की जाए, परंतु इससे भी अधिक ध्यान इस बात पर रखना चाहिए कि अन्य स्रोतों द्वारा समस्याओं से अवगत होकर कहीं वो चिंतित नहीं रह रही है। मतलब यहाँ कोई भी घर है, परिवार है, तो छोटे मोटे घटनाएं होते रहते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि महिला जो है, गर्भवती महिला है, उस पर तक ये बात ना पहुँचे। यदि पहुँच भी जाए तो इस तरह से हैंडल करें कि वो चिंतित ना हो। प्राय परिवार तथा पड़ोस की महिलाएं आदतन ऐसी चर्चाएं चलाती रहती हैं जिनसे गर्भिणी को भी अन्य लोगों की तरह घर की तथा बाहर की स्थिति का पता चल जाता है। भले ही उसकी चर्चा किसी से ना चलाए, लेकिन अंदर ही अंदर चिंतित और उद्विग्न बनी ही रहती है। इस दुष्प्रभाव से बचाने के लिए उनके पतियों को गृहिणी का अंदर टटोलते रहना चाहिए। औरतें तनिक भी सहानुभूति जताने या प्रेम से व्यक्त करने वाले के सामने शीघ्र ही खुल जाती है। सर्वाधिक निकट आत्मीय होने के कारण पति से तो और भी खुली होती है। इसलिए काम पति बड़ी अच्छी तरह से आसानी से कर सकता है और घर के और भी सदस्य अपना पारिवारिक दायित्व समझकर इस दिशा में सचेत रहे तो बड़ा ही अच्छा है। इसलिए पति जो है बड़ी अच्छी तरह आसानी से कर सकते हैं। घर के और भी सदस्य जो है उसको इस दायित्व समझ करके गर्भिणी का कोशिश करें, उसे उत्साहित रखें। जीवन भर स्त्री को अपने पति का अनन्य प्रेम और सहयोग से अपेक्षित ही है। यह क्रम सामान्य गति से चलता रहता है, परंतु उन दिनों जब गृहिणी माँ बनने वाली होती है तो पति के दुलार और प्रेम की आकांक्षा अधिक जागृत होती है। लेकिन सामान्य घरों में पति को गर्भिणी की ओर से निरपेक्ष तथा उदासीन ही देखा गया है। इस काल में कुछ कारणों से पुरुष पत्नी पर इतना ध्यान नहीं देते, विपरीत वे नीरस व्यवहार भी करने लगते हैं। कारण जो भी हो, वे अनुचित और गर्भिणी तथा भावी संतान के लिए परिणाम में अलाभप्रद ही रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर स्पष्ट बताया जा रहा है कि पति को
खास करके पति के का अर्धांगिनी होती है पत्नी, तो जब वो गर्भवती हो तो पति का यहाँ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पत्नी जो है पति से अपने हर बात को शेयर करती है। तो पति को इस तरह गृह जो मतलब माँ बनने वाली हो पत्नी, तो पति को थोड़ा इस समय सचेत रहना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस पर ध्यान न देते हैं और नीरस रहते हैं तो आने वाले भावी पीढ़ी पर कहीं न कहीं इसका दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो इस तरह हम जो हमारे संतान हैं, हमने नेपोलियन बोनापार्ट का एग्जाम्पल देख लिया कि कैसे व्यक्तित्व का आरंभ संतान का होता है और वो गर्भ से ही शुरुआत उसकी होती है। तो कहीं न कहीं हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी भावी पीढ़ी का नवनिर्माण कहाँ से और कैसे किस तरह से करें। तो ये हम लोग इस अध्याय से समझ रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।